हेलो गाइस, सो वेलकम बैक और स्वागत है आप सभी का हमारे आईटी चैनल नेटवर्क सील्ड में और अमेजॉन वेब सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं अपलोड कर रहा हूँ लेक्चर नंबर 33। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं राउट 53 के बारे में, जिसका कि आप लोगों को काफ़ी लंबे समय से इंतजार भी होगा और मुझे भी खुद इंतजार था कि मैं राउट 53 कब यहाँ पे उसका लेक्चर अपलोड आप लोगों के सामने मैं करूँ। तो बात करते हैं राउट 53 की। जैसा कि नेम रिप्रेजेंट कर रहा है राउट का मतलब होता है पाथ, 53 का मतलब होता है डीएनएस सर्वर। अब आप कहेंगे कि यार 53 का मतलब डीएनएस सर्वर कैसे हो गया, तो थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में जाना होगा। रिमाइंड कर अपने माइंड को कि जो पोर्ट नंबर UDP 53 हम यूज़ करते हैं, या सिंपल वे में हम ये बोलें कि पोर्ट नंबर 53 हम जो यूज़ करते हैं वो किस लिए यूज़ करते हैं, वो हम करते हैं डीएनएस के लिए। जो रूट हमारा UDP 53 या TCP 53 जो पोर्ट नंबर होता है वो होता है हमारा डीएनएस का पोर्ट नंबर, राइट। तो यहाँ पे हम लोग जो है डीएनएस सर्वर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि राउट 53 होता क्या है, तो मैं इसको बोलूँगा कि राउट 53 एक मैनेज डीएनएस सर्वर है, यानी एक मैनेज डोमेन नेम सिस्टम है हमारे AWS इन्वायरमेंट के अंदर में। अब इसको हमने सिंपल वे में डीएनएस सर्वर क्यों नहीं कहा, AWS डीएनएस सर्वर बोल देते तो काम चल जाता। राउट 53 ही क्यों बोला, क्योंकि इसके कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि AWS आपको प्रोवाइड करता है। तो राउट 53 के इन बेनिफिट्स को हम तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों के सामने मैं डिस्कस करना चाहता हूँ डोमेन नेम सिस्टम को, क्योंकि डोमेन नेम सिस्टम जब आपके समझ में आ जाएगा तो राउट 53 समझने में ज़्यादा कोई तकलीफ आपको नहीं होगी। इजी वे में आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम पहले समझते हैं डीएनएस के बारे में कि डीएनएस सर्वर काम कैसे करता है। दोस्तों, अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर मनुष्यों की तरह एक दूसरे को नामों से नहीं जानते हैं, वो एक दूसरे को जानते हैं एक नंबर से, जिसे कि हम कहते हैं IP एड्रेस। वहीं एक नेटवर्क में एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से अगर बात करनी हो तो वो नेम का यूज़ नहीं करेंगे, वो यूज़ करते हैं IP एड्रेस का। अगर आपको IP एड्रेस के बारे में ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप मेरी CCNA की सीरीज़ को एक बार फॉलो करें, वहाँ पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, तो इंसानों के बीच में और कंप्यूटर के बीच में एक दूसरे को कम्युनिकेट कराने के लिए जो सॉल्यूशन निकल के आता है उसको हम कहते हैं DNS, यानी डोमेन नेम सिस्टम। अब DNS सर्वर किस तरीके से काम करता है, आपका DNS सर्वर जो है वो नेम टू IP रिजॉल्व करता है। अगर हम उदाहरण की बात करें, यानी अगर आपने अपने ब्राउज़र पे yahoo.com टाइप किया है तो आपके सामने में याहू का पेज ओपन होके आ जाता है, जबकि मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे जो सिस्टम है वो दूसरे सिस्टम से IP एड्रेस की भी यहाँ पे बात करते हैं। तो क्या आपने yahoo.com का IP एड्रेस वहाँ पे एंटर किया? नहीं किया। अगर आप yahoo.com का IP एंटर करते हैं एंड देन वहाँ पे ब्राउज़र पे ओपन करते तो वो भी आपका ब्राउज़र जो है yahoo.com का वेब पेज आपके सामने में ओपन कर देता। लेकिन हम इंसान हैं, हम लोग इतने सारे नंबर याद नहीं रख सकते हैं। जैसे कि मुझे फेसबुक चलाने की आदत है, मुझे google.com चलाने की आदत है, मैं मल्टीपल वेबसाइट को एक्सेस करता हूँ, मुझे उनके IP एड्रेस को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारा काम जो है वो करता है हमारा DNS सर्वर। अगर हम बात करें, जब आपने yahoo.com अपने ब्राउज़र पे एंटर किया था तो आगे क्या हुआ, आपका जो सिस्टम है, जो ब्राउज़र है, वो yahoo.com की रिक्वेस्ट भेजता है आपके DNS सर्वर के पास, जहाँ पे कि जो हमारा DNS सर्वर है वो लुकअप करता है अपने सिस्टम पे, अपने कैश मेमोरी पे, कि क्या ये जो yahoo.com है ये एड्रेस मेरे DNS पे यानी मेरे सिस्टम पे अवेलेबल है या नहीं है। और वो चेक करता है, और चेक करते हुए उसको जब yahoo.com मिल जाता है तो वो उसके बिहाफ पे IP एड्रेस जो रजिस्टर्ड होता है उस IP एड्रेस को आपके सिस्टम के पास भेजता है। और जब आपके सिस्टम के पास वो IP एड्रेस आ जाता है तो आपका सिस्टम फिर IP टू IP कम्युनिकेशन करता है और उसको जो डेस्टिनेशन सर्वर है यानी जो yahoo.com है वो वहाँ तक वो रीचेबल हो जाता है। दोस्तों, क्या हो कि आपने yahoo.com टाइप किया और आपके ब्राउज़र की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। ब्राउज़र सबसे पहले जब भी आप yahoo.com टाइप करेंगे तो अपनी कैश मेमोरी पे देखता है। तो इसीलिए क्या होता है, कई बार हम जब भी आपकी वेबसाइट नहीं रन होती है तो हम ये कहते हैं कि अपने कैशे एंड कुकीज़ और हिस्ट्री को डिलीट कर दो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिस सर्वर को आप एक्सेस कर रहे होते हैं उसका पब्लिक IP एड्रेस अपडेट हो जाता है। लेट्स से अगर मैं yahoo.com की बात करूँ तो उसका पब्लिक एड्रेस जो है अभी 1.1.1.1 है और आपके ब्राउज़र ने उस पब्लिक एड्रेस को अपनी कैश मेमोरी में स्टोर कर लिया है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप yahoo.com को एक्सेस कर रहे हो तो आपकी रिक्वेस्ट DNS के पास ना जाए, डायरेक्टली कैश मेमोरी पे उसका लुकअप हो और आपको IP एड्रेस की डिटेल मिल जाए। लेकिन क्या होगा कि अगर आपका yahoo.com का एड्रेस जो है वो 2.2.2.2 हो गया यानी अपडेट हो गया, तो सबसे पहले आपका ब्राउज़र क्या करता है, हिट करता है आपकी कैश मेमोरी पे। तो कैश मेमोरी पे उसको 1.1.1 मिलेगा, वो उस एड्रेस को लेके चला जाएगा। लेकिन वहाँ पे तो कोई सर्वर है नहीं, क्योंकि yahoo.com ने अपना IP एड्रेस अपडेट कर दिया है, राइट। तो अब क्या होगा इस प्रोसेस में,
जब आपके पास ब्लैंक रिक्वेस्ट आएगी तो yahoo.com फिर लुकअप रिक्वेस्ट लेके जाएगा आपके DNS सर्वर के पास कि जी मैंने ट्राई किया इस IP एड्रेस को लेके अपने ब्राउज़र को ओपन करने के लिए yahoo.com को, बट मुझे ये IP एड्रेस नहीं मिला। तो ये रिक्वेस्ट आपकी जाएगी DNS सर्वर के पास, जिसको कि हम कहते हैं रिजॉल्वर। और रिजॉल्वर क्या होता है? रिजॉल्वर हम कहते हैं उस DNS सर्वर को जो कि आपका ISP मैनेज करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप वोडाफोन का सिम यूज़ कर रहे हैं या एयरटेल का या जियो का सिम यूज़ कर रहे हैं। अब आपने अपने मोबाइल पे google.com या कुछ भी रिक्वेस्ट डाली तो जो DNS सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी वो आपके लोकल ISP के पास जाएगी, यानी वोडाफोन वालों की वोडाफोन के ISP के पास जाएगी और एयरटेल के ISP के पास जाएगी, और उनका वहाँ पे अपना खुद का DNS सर्वर होगा। लेकिन अगर yahoo.com अगर आपके रिजॉल्वर के पास भी यानी आपके ISP के DNS सर्वर के पास भी नहीं मिलता है तो वो उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देता है रूट सर्वर के पास। और जो रूट सर्वर होता है वो 13 सेट का एक रूट सर्वर होता है, जो कि ओवरऑल वर्ल्ड में 13 सेट हैं उसके। वहाँ पे वो सर्च करता है आपका कि यार yahoo.com की DNS एंट्री क्या मेरे पास है या नहीं है। अगर नहीं मिलती है वो बोलता है आई डोंट नो, देन वो रिक्वेस्ट आपके पास होती है TLD सर्वर के पास। तो TLD सर्वर के पास रिक्वेस्ट पास करने के लिए जो रूट सर्वर होता है वो रिप्लाई बैक कर देता है आपके रिजॉल्वर के पास, यानी रिजॉल्वर, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आपके ISP मैनेज DNS सर्वर को मैं बोल रहा हूँ। तो रिजॉल्वर के पास जब वो रिक्वेस्ट आती है तो रिजॉल्वर फिर TLD के पास उस रिक्वेस्ट को भेजता है, कहता है कि यार मैं yahoo.com के पास जाना चाह रहा हूँ, मुझे रिक्वेस्ट नहीं मिल रही है। अब TLD सर्वर के पास क्या इन्फॉर्मेशन रहती है? TLD सर्वर के पास जितने भी वेबसाइट है जिनके पीछे .com, .net, .org, .in, .pk, .eu आप लोगों ने देखे होंगे वेबसाइटों के पीछे, उसके जितने भी ये वेबसाइट होती है उनकी डिटेल उसके पास रहती है। अब TLD सर्वर क्या करता है? लुकअप शुरू कर देता है, यार बंदा क्या रिक्वेस्ट लेके आया? बंदा रिक्वेस्ट लेके आया yahoo.com, और वो क्या करेगा? .com वाली जो डायरेक्टरी होगी उसके पास, वहाँ पे वो सर्च करना शुरू कर देगा। अगर आपकी वेबसाइट है .org तो वो org वाली वेबसाइट को सर्च करना शुरू कर देगा। लेकिन रिक्वेस्ट किया आपने yahoo.com तो वो .com पे सर्च करेगा। अगर उसे वो रिक्वेस्ट वहाँ पे नहीं मिलती है तो वो क्या करता है? उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देता है नेम सर्वर के पास। अब नेम सर्वर क्या होता है? नेम सर्वर, लेट्स से कि अगर मेरा GoDaddy का अकाउंट है और मैंने अपनी वेबसाइट GoDaddy के साथ मतलब उनसे मैंने डोमेन खरीदा हुआ है, तो GoDaddy के सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेज देगा कि भैया ये रिक्वेस्ट आई है मेरे पास yahoo.com की, और जहाँ तक मेरे को समझ में आ रहा है yahoo.com जो है ये डोमेन नेम आपने इन्होंने बाय किया हुआ है या इसका जो ऑनर है वो GoDaddy है। तो वहाँ पे वो रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देगा, जिसे हम कहते हैं नेम सर्वर के पास। तो नेम सर्वर के पास वो रिक्वेस्ट ऑब्वियसली मिल जाएगी, क्योंकि नेम सर्वर ही जो है वो आपको डोमेन प्रोवाइड कर रहा है। तो नेम सर्वर पे जब वो रिक्वेस्ट मिल जाएगी तो नेम सर्वर उसका जो IP एड्रेस है वो फॉरवर्ड कर देगा आपके रिजॉल्वर के पास। अब रिजॉल्वर क्या करेगा? उस IP एड्रेस को आपके सिस्टम पे फॉरवर्ड करने से पहले खुद की मेमोरी, कैश मेमोरी पे उसको अपडेट कर देगा, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कोई रिक्वेस्ट yahoo.com की आए तो वो फिर रूट सर्वर के पास या TLD सर्वर के पास या नेम सर्वर के पास ना जाए। तो DNS सर्वर कुछ इस तरीके से काम करता है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, आपके सिस्टम से रिक्वेस्ट गई रिजॉल्वर के पास यानी आपके ISP के DNS सर्वर के पास, अगर वहाँ पे वो रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं होती है, वहाँ पे वो उसको IP रिजॉल्व होके नहीं मिलता है, तो वो रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड करता है आपके रूट सर्वर के पास एंड देन फॉरवर्ड करता है TLD सर्वर के पास। अगर रूट सर्वर के पास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो TLD सर्वर के पास, अगर TLD सर्वर के पास अगर रिक्वेस्ट नहीं मिलती है तो फॉरवर्ड करता है नेम सर्वर के पास। फाइन, तो इस तरीके से DNS काम करता है। चलिए बात करते हैं राउट 53 के ओवरव्यू के बारे में और बेनिफिट्स के बारे में कि राउट 53 हम AWS पे क्यों यूज़ करते हैं। तो पहला जो बेनिफिट निकल के आता है वो ये है, बेसिक बेनिफिट है कि जो पब्लिक डोमेन नेम है उसको आप वहाँ पे परचेज़ कर सकते हैं। आप AWS इन्वायरमेंट में किसी सर्वर पे अपनी वेबसाइट को होस्ट करके उसको एक URL देके उसको जो है पब्लिश कर सकते हैं इंटरनेट पे। तो कोई भी यूज़र कल के दिन आपकी वेबसाइट के नेम को अपने ब्राउज़र पे एंटर करके आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है। दूसरा कि जो भी प्राइवेट डोमेन नेम है उनको आप वहाँ पे रिजॉल्व कर सकते हो। लेट्स से कि आपने एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया, वहाँ पे आपने अपना एक एप्लीकेशन सर्वर क्रिएट किया और आप चाहते हैं कि उस एप्लीकेशन सर्वर को केवल मेरे VPC के अंदर में जितने भी यूज़र हैं केवल वो ही एक्सेस करें, तो वो आप कर सकते हैं। वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। बात करते हैं एडवांस फीचर की, तो सबसे पहले जो एडवांस फीचर निकल के आता है वो कहलाता है लोड बैलेंसिंग थ्रू DNS। यानी अगर आप इसको अगर राउट 53 के थ्रू अगर आप लोड बैलेंसिंग करते हैं अपने सर्वर पे तो ये कहलाता है आपका क्लाइंट लोड बैलेंसिंग। ये पॉसिबल है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा एडवांस फीचर आपको नहीं मिलेंगे। एक बेसिक लोड बैलेंसिंग आप वहाँ पे कर सकते हो। दूसरा आता है हेल्थ चेक। हेल्थ चेक की अगर हम बात करें तो आपका जो राउट 53 है वो आपके
सर्वर की हेल्थ चेक को भी मॉनिटर करता है। या एप्लीकेशन या जो भी है आप होस्ट कर रहे हैं राउट 53 के थ्रू, उसके हेल्थ चेक को आप मॉनिटर कर सकते हैं, लेकिन एक एडवांस लेवल पे नहीं कर सकते। एडवांस लेवल पर अगर आपको हेल्थ चेक करनी है तो क्लाउड गार्ड या क्लाउड वॉच जो भी टूल्स हमारे पास AWS में अवेलेबल हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। थर्ड आता है आपका राउटिंग पॉलिसी, क्योंकि अभी तक जितना हमने डिस्कस किया था वो मोस्टली जो है DNS से रिलेटेड था। यहाँ पे अब हम राउट की बात कर रहे हैं। तो राउटिंग पॉलिसी के अंदर में आप क्या कर सकते हो, एक सिंपल आप राउटिंग कर सकते हो। आप राउटिंग के थ्रू फेल ओवर परफॉर्म कर सकते हो। आप राउटिंग के थ्रू वहाँ पे ये दिखा सकते हो कि ये इस जियो लोकेशन पे, यानी किसी एक पर्टिकुलर जियो लोकेशन पे आपको किसी एक सर्वर को एक्सेस करना है तो आप वहाँ पे यूजर्स को दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं google.com की बात करता हूँ। अगर आप google.com इंडिया में बैठ कर अगर टाइप करते हैं तो आपके सामने वो google.in आता है। आपकी रिक्वेस्ट जो है वो US पे नहीं जाती है, वहाँ कैलिफोर्निया में नहीं जाती है डेटा सेंटर में गूगल के, आपकी रिक्वेस्ट इंडिया में ही रहती है google.com की, राइट। सिमिलर वे में यानी ये जियोग्राफिक लोकेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया। तो राउट 53 में आप ये परफॉर्म कर सकते हो, आप डिवाइड कर सकते हो बेस्ड ऑन जियोग्राफिक लोकेशन। अगर हम बात करें और एडवांस फीचर की, तो जो हमारी लोड बैलेंसिंग होती है वो वेट पे भी होती है, यानी किसी सर्वर पे बहुत ज़्यादा हैवी लोड आता है, किसी सर्वर पे कम आ रहा है। लेट्स से कि 2 सर्वर है मेरे पास, एक की रैम है 4 GB और दूसरे की रैम है 64 GB, और दोनों पे अगर मैं इक्वल ट्रैफिक मूव करूँ तो 4 GB रैम वाला जो सिस्टम है मेरा वो बहुत जल्दी चोक हो जाएगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि यार 64 GB वाले रैम वाले सिस्टम पे ज़्यादा ट्रैफिक जाए, तो ये हम काम कर सकते हैं थ्रू राउट 53। और आगे बात करें तो मल्टी वैल्यू, यानी मल्टी वैल्यू आप वैल्यू सेट कर सकते हो, उसको हम डिस्कस करेंगे बेस्ड। एक्चुअली यहाँ पे मैं मल्टी वैल्यू बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा। तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना था, और उम्मीद करता हूँ यार आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाने में आपके जेब से एक भी पैसा खर्च नहीं होगा, और अगर आप शेयर करते हैं तो मतलब ये समझ लो इतना पुण्य का काम होता है कि बस शास्त्रों में लिखने से रह गया था, बाकी पुण्य का काम बहुत बड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और समझते हैं राउट 53 को और डीप लेवल पे, और बस जी फतह हासिल करते हैं जी। बाय। Was wrong.